है मेवाड़। मैंने देखा है उन महान योद्धाओं को जिनका नाम वर्तमान और भविष्य बड़े ही आदर के साथ लेते रहेंगे। मैंने स्वयं देखा है उन योद्धाओं को जिन्होंने शत्रु का वार अपने सीने पर सहा। मैंने देखा है उस पक्ष को भी जो हार कर भी जीत का दावा करता रहा। लेकिन मैंने जो देखा, क्या आपको भी वही दिखाया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरे पीछे आपको ये जो पूरा स्थान नजर आता है, पहाड़ियों की निरंतर एक श्रृंखला नजर आती है, यही वो ऐतिहासिक स्थान है जहां पर आज से 425 लगभग 425 या 450 साल पहले एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, जिसको इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी, यहां की माटी का रंग प्राकृतिक रूप से पीला है, बहुत पवित्र माटी है। और कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है कि जो माटी मेरे हाथ में है उस हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान किसी योद्धा का रक्त इस माटी के कण-कण में समाया हुआ हो। ये माटी, ये स्थान, ये भूमि किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहां पर बहुत से लोग हैं जो इस स्थान पर घूमने के लिए आए हैं। हो सकता है शायद प्रथम बार आए हो सकता है शायद बार बार आते रहे हो। अच्छा, प्रथम बार आए हैं। अच्छा, आप कहां से आए हैं? आपका सबसे पहले तो आप नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मंजीत सिंह है और मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, मंजीत जी पहली बार आए हैं, पहले आ चुके हैं यहाँ पर? नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पे पहली बार आया हूँ। और एक मेरी है ना बचपन से एक इच्छा थी, जैसे हम कविता भी सुनते हैं, इस मिट्टी को तिलक करो ये धरती है बलिदान की। और मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले इस मिट्टी को प्रणाम किया और तिलक किया। और एक जैसे ना खून में उबाल आ जाता है, एक जोश भराया शरीर के अंदर कि मतलब जोश आ गया। और मैंने अच्छा, तो फिर यहाँ से आपने माटी ली, इस पवित्र माटी को लिया? हाँ बिल्कुल, मैंने इस पवित्र माटी को लिया और एक इस इच्छा के साथ लिया कि मैं इस मिट्टी को लेके अपने गांव जाऊंगा और अपना घर बनाऊंगा और हमेशा दिन प्रतिदिन इस मिट्टी की मैं पूजा करूंगा। मतलब अगर आज भी देखा जाए तो ये जो स्थान है आज भी राष्ट्रवाद की प्रेरणा का स्रोत है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हल्दी घाटी का नाम सुनते ही उनका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और यहां जब मैंने इन लोगों से बात की तो स्वयं मुझ में भी बहुत जोश आ गया। दरअसल ये हल्दी घाटी जो है ये एक तंग दर्रा है। अभी इसकी चौड़ाई बीच में कुछ ज्यादा है, रोड बनाने के लिए हो सकता है बीच में से इसको काटा गया हो। लेकिन जैसा मुझे यहां पर जानकारी मिली कि पहले बहुत तंग दर्रा हुआ करता था। कुछ दर्शक दर्रा नहीं समझते होंगे, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो तंग रास्ते होते हैं उनको दर्रा कहा जाता है। तो पहले हल्दी घाटी के युद्ध के समय ये बहुत तंग दर्रा, बहुत संकरा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको चौड़ा कर दिया गया। ये जो स्थान है हल्दी घाटी, ये वर्तमान तो राजस्थान के राजसमंद जिले में आता है। इसके एक और गोगुंदा आता है, वो उदयपुर में है। इसी के एक और खमनोर स्थान आता है, वो राजसमंद जिले में ही आता है। और उन दोनों के मध्य में ये हल्दी घाटी स्थान आता है। तो इसीलिए कुछ इतिहासकार इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध भी बोलते हैं, गोगुंदा का युद्ध भी बोलते हैं, खमनोर का युद्ध भी बोलते हैं। यही वो स्थान है जहां पर आज से लगभग 450 साल पहले जून 1576 ईस्वी में वो ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था।
और उसी युद्ध के दौरान मुगल शासक अकबर का मीर बख्शी बदायूनी, वो इस युद्ध में उपस्थित था। बदायूनी के द्वारा बाद में एक किताब लिखी गई थी, मुंतखब उत तवारीख, और जैसा बदायूनी लिखता है उसको पढ़ने के बाद मुझे जैसा लगा, जैसा आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति अपने ही सैनिकों के लिए, अपनी ही सेना के लिए इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है, उसी प्रकार का आश्चर्य आपको भी होगा। बदायूनी एक जगह यह लिखता है कि सूर्य की तीक्ष्ण किरणों ने दिमाग को बहुत उत्तेजित कर दिया है। खोपड़ी का जो रक्त है वो उबलने लगा है। और मैं मतलब बदायूनी स्वयं के लिए लिख रहा है कि मैं जो हरावल के खास सैन्य मोर्चे के साथ में था, मैंने आसफ खां से पूछा कि यहां पर दोनों ओर से शत्रुओं की और हमारे पक्ष की जो भीड़ है वो इस प्रकार से मिल गई है कि पता ही नहीं चलता कि शत्रु पक्ष का राजपूत कौन है और हमारी ओर से लड़ने वाला राजपूत कौन है। गौर करना आसफ खां ने क्या कहा और फिर बदायूनी ने उसी बात पर और आगे क्या लिखा। बदायूनी ये लिखता है, आसफ खां ने कहा मुझसे कि तुम तो वार करते जाओ, भले ही किसी भी पक्ष का राजपूत मरे, इसमें इस्लाम का तो हर दशा में लाभ है। और फिर हम तीर चलाते गए और भीड़ ऐसी थी कि हमारा एक भी वार खाली न गया और मुझे भी काफिरों को मारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सोचिए एक बार, मुगल सेना की ओर से आमेर के राजकुमार मानसिंह लड़ रहे थे। मानसिंह के ही नेतृत्व में और भी बहुत सारे राजपूत योद्धा भी लड़ रहे थे। क्या उनको जरा सा भी इस बात का आभास था कि जहां पर वो युद्ध भूमि में शत्रु पक्ष के साथ में लड़ रहे हैं, वहां पर उन्हीं की ओर के व्यक्ति उनके लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? एक मुस्लिम योद्धा तो और हुए थे, हकीम खां सूर, और हम जानते हैं कि वो महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहे थे। हकीम खां सूर के मन में भी अगर इस प्रकार के भाव होते, वो भी तो मुस्लिम थे, लेकिन अगर इस प्रकार के भाव होते तो वो भी तो महाराणा प्रताप की पीठ पर वार करते, लेकिन हकीम खां सूर जैसे योद्धा ने तो ऐसा नहीं किया। तो यह युद्ध किस लिए हो रहा था? क्या क्षेत्र जीतने के लिए हो रहा था या किसी और कारण से हो रहा था? बदायूनी की ये जो बातें हैं ना, मन में संदेह पैदा करती हैं। आप सोचिए, अगर मानसिंह को भी अगर इस बात का पता होता कि हमारे लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, तो मानसिंह के विचार कैसे होते? मानसिंह किस ध्वज के नीचे जाकर खड़े होते? युद्ध के दिन सुबह लगभग 9, साढ़े 9 बजे का समय था। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के 2 विभाग किए। एक विभाग का नेतृत्व वो स्वयं कर रहे थे और तंग दर्रे से ऊपर से नीचे की ओर मुगलों पर आक्रमण करने के लिए उतर रहे थे। बदायूनी सेना के जमावड़े के संबंध में यह कहता है कि हमारा जो हरावल दस्ता था, मतलब वो दस्ता जो सबसे आगे रहते थे, जो सैनिक, तो हरावल दस्ते में सैयद हासिम बारा और उसके साथ 80 लड़ाके थे जो सबसे आगे थे। उसी हरावल दस्ते में राइट साइड की ओर अहमद खां और लेफ्ट साइड की ओर काजी खां था। महाराणा प्रताप नीचे की ओर उतरे, काजी खां पर तलवार से वार किया। काजी खां का अंगूठा कट चुका था और वाम पार्श्व के जो सैनिक थे वो भेड़ों के झुंड की तरह अपनी जान बचाकर राइट साइड की ओर भागे। आगे बदायूनी यह भी लिखता है कि अगर ठीक समय पर सैयदों ने मोर्चा नहीं संभाला होता, अगर वो नहीं डटे होते, तो हमारी बदनामी के साथ हार होती। मतलब हार तो होती, लेकिन बहुत बड़ी बदनामी के साथ हमारी हार होती। इसके बाद बदायूनी अपने हरावल दस्ते की हार का कारण बतलाता है और बदायूनी यह कहता है कि हमारे हरावल की पूरे तौर से हार हुई और जिसका कारण था कि रास्ते पथरीले थे, टेढ़े मेढ़े थे
कांटों भरे रास्ते थे, उसके कारण हमारे हरावल की पूरे तौर से हार हुई। और इसके बाद फिर मुगल सेना भागती है बनास नदी की ओर। तो मैं आपको अब आगे की जो कहानी है, सॉरी कहानी नहीं, आगे का जो इतिहास है वो बनास नदी के किनारे ले जाकर ही बताता हूं। बदायूनी फिर आगे की जो जानकारी देता है वो इस स्थान के संबंध में देता है। जैसा बदायूनी ने पहले लिखा कि हमारे हरावल का जो वाम पार्श्व था, वहां के सैनिक भेड़ों के झुंड की तरह दक्षिण पार्श्व की ओर भागे। हरावल की पूरे तरीके से हार हो चुकी थी और उसके बाद हम बनास नदी की ओर पहुंचे। मतलब जब मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी, वो मुगल सेना इस स्थान पर आई। और बदायूनी ये लिखता है कि हमारी सेना बनास नदी को पार करके 5-6 कोस तक भागती रही, भागती रही, भागती रही। हमारी सेना में असंतोष छा गया था। तभी चंदावल से एक व्यक्ति निकल कर आया। चंदावल जो सेना का जो पिछला भाग है, मिहत्तर खां निकल के आया और मिहत्तर खां ने ढोल बजाया और ढोल बजाकर यह कहा कि स्वयं बादशाह जो है वो युद्ध स्थल की ओर आ रहा है। और यह सुनने के बाद फिर हमारे सैनिकों के पैर कुछ जमे। तो ये वही स्थान है जहां से इस नदी को पार करने के बाद मुगल सेना को लगातार अपनी जान बचाकर 5-6 कोस पीछे भागना पड़ा था। आगे बदायूनी यह लिखता है कि अगले दिन हम गोगुंदा पहुंचे, यह देखने कि किस सैनिक ने कैसा कार्य किया है। मतलब हमारे कौन कौन से योद्धा मर गए, कौन कौन से हमारे जो पशु हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो बदायूनी ये लिखता है कि जब हम गोगुंदा पहुंचे तो वहां मंदिर में कुछ लोग थे जिनकी संख्या 20 के आसपास बदायूनी ने बताई कि वो लोग मंदिर से बाहर आए लेकिन मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद हमने अपने सेना का जो जमावड़ा है वो गोगुंदा में किया और हम सूची बनाने लगे कि कौन कौन से हमारे पशु मारे गए हैं, कौन कौन से हमारे सैनिक मारे गए हैं। तो हमारे ही एक अमीर ने यह कहा, ऐसी फहरिस्त बनाने से क्या लाभ। मान लो हमारा एक भी सैनिक नहीं मारा गया, मान लो हमारा एक भी घोड़ा नहीं मारा गया। इस समय सर्वाधिक जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है कि खाने पीने के सामान की व्यवस्था की जाए। गौर करना इस बात पर। मतलब इस समय वो मुगल सेना जो गोगुंदा में डटी हुई थी, उस मुगल सेना के पास में खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई थी। उसका कारण क्या था? कारण स्पष्ट था कि महाराणा प्रताप ने युद्ध से पहले अपने किसानों को समतल मैदानी क्षेत्र से हटाकर ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया था। यह आज्ञा निकाल दी गई थी, यह आज्ञा दे दी गई थी कि कोई भी किसान मैदानी क्षेत्र में खेती नहीं करेगा। तो जब मुगल सेना यहां पर डटी हुई थी तो उनके पास में समतल क्षेत्र में कहीं पर भी खाने पीने के सामान की व्यवस्था नहीं हो पाई। और उनके लिए यदि अजमेर से और आसपास की मुगल सैन्य चौकियों से अगर खाने पीने का सामान आता था, रसद सामग्री आती थी, तो उस पर महाराणा प्रताप की सेना और इसके अलावा भीलों की सेना उस पर धावा बोल दिया करती थी। इसकी वजह से मुगलों की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि खाने की व्यवस्था कहां से की जाए। साथ ही साथ बदायूनी यह लिखता है कि अमीरों को यह भय था कि पहाड़ों के पीछे राणा कीका घात लगाए बैठा होगा और कभी भी हम पर हमला कर सकता है। तो गोगुंदा में जहां पर हम डटे हुए थे वहां पर चारों ओर खाइया खुदाकर उसके बाद ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण करवा दिया गया ताकि राणा कीका कहीं रात्रि में हम पर हमला ना कर दे। इसके बाद हमारे अमीर कुछ निश्चिंत हुए। तो गोगुंदा में ऊंची ऊंची दीवार बनवाने के बाद मुगल अमीर निश्चिंत तो हो गए, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। यह दीवार बनाने के बाद उन्होंने स्वयं अपने आप को एक प्रकार से जेल में बंद कर लिया। और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि खाने पीने का सामान नहीं था। समतल मैदान में कहीं पर रसद सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही थी और आसपास यदि कहीं मुगल सैन्य चौकियों से कोई खाद्य सामग्री आती थी तो उसको भीलों के द्वारा
महाराणा प्रताप की सेना के द्वारा उस पर धावा बोल दिया जाता था। स्थिति यह हो गई थी, जैसी जानकारी मिलती है, ध्यान से सुनना। स्थिति यह हो गई थी कि इन मुगल सैनिकों को विवश होकर अपने ही ऊंटों और घोड़ों को काट काट कर खाना पड़ रहा था। यह जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर बहुत संख्या में आम के वृक्ष थे, आज भी हैं आम के वृक्ष। और जून का जो महीना होता है, इस समय आम पके हुए नहीं होते, कच्ची कैरियां होती हैं। तो इन मुगल सैनिकों के पास में दो ही विकल्प थे, अपने ही ऊंटों और घोड़ों को काट कर खाना या इन कच्ची कैरियों को खाना। उसकी वजह से ज्यादातर ये मुगल सैनिक बीमार हो गए, और जब यहां पर पार नहीं पड़ी तो आगे जानकारी मिलती है कि बादशाह ने इस सेना को वापस लौटने की आज्ञा दे दी। और जब यह सेना गई तो मुगल शासक अकबर नाराज हुआ, और नाराज होने के बाद अपने ही सेना नायकों की ड्योढ़ी बंद कर दी गई। ड्योढ़ी का अर्थ है मुगल दरबार में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। आप विचार करो, कभी ऐसा होता है कि कोई राजा अपने ही जीते हुए सेना नायकों को यह कहे कि तुम जीत कर आए हो, आज से तुम्हारा दरबार में प्रवेश बंद। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो चीख चीख कर ये कहती हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध का क्या परिणाम रहा और किस प्रकार से इतिहासकारों के द्वारा उस परिणाम को बदल दिया गया। बदायूनी ने यह लिखा कि हमारे हरावल की बुरे तरीके से हार हुई। बदायूनी यह लिखता है कि हमारे हरावल का जो वाम पार्श्व था, वो भेड़ों के झुंड की तरह भागकर उन्होंने दक्षिण पार्श्व की ओर गए, वहां भागकर अपनी जान बचाई। बदायूनी यह लिखता है कि हम बनास नदी को पार करके 5-6 कोस तक भागते रहे। बदायूनी यह लिखता है हमारे अमीरों को भय था और उसके कारण गोगुंदा में चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण कराया गया। यह जानकारी मिलती है कि मुगल शासक अकबर ने अपने ही सेना नायकों की या सेनाध्यक्षों की ड्योढ़ी बंद कर दी गई थी। तो ये इतने सारी बातें हैं जो चीख चीख कर कहती हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध का क्या परिणाम रहा, किस प्रकार से एक विजेता महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हारा हुआ बता दिया। महाराणा प्रताप के शासनकाल से संबंधित कुछ भ्रांतियां भी हैं जिनका निराकरण करना बहुत आवश्यक है। जैसा एक जगह तो पढ़ने को मिलता है, कर्नल जेम्स टोड जैसा लिखते हैं कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उसके बाद महाराणा प्रताप को बहुत संघर्षों के साथ में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। और एक अवसर ऐसा आया, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कि महाराणा प्रताप जंगलों में संघर्ष कर रहे थे और उनकी पुत्री के हाथों से एक जंगली बिलाऊ जो जंगली अनाज होता है उसकी बनी हुई रोटी लेकर छीनकर भाग गया। उसकी वजह से उनकी पुत्री रोने लगी और अपनी पुत्री को रोता देखकर महाराणा प्रताप का जो हृदय है वो विचलित हो गया। आगे कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कि महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर को अधीनता स्वीकार करने के लिए इस प्रकार का कुछ पत्र लिख डाला। इसमें क्या सच्चाई है, इस पर अभी हम बात करेंगे। इसी प्रकार की एक जानकारी हमको और मिलती है कविता के माध्यम से। हो सकता है शायद वो कविता महाराणा प्रताप की महत्ता को बढ़ाने के लिए लिखी गई हो, लेकिन फिर भी कथा में, कविता में और इतिहास में अंतर होता है। एक कथा या कविता इतिहास नहीं हो सकती है। हो सकता है मंशा गलत नहीं रही होगी। यह सुनने को मिलता है कि जब अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे, महाराणा प्रताप के पश्चात सन 1597 ईस्वी में अमर सिंह जब अगले शासक बने तो उन्हीं के संबंध में यह पढ़ने को मिलता है कि जंगली बिलाऊ जो है वो अमर सिंह के हाथों से वो घास की रोटी छीनकर लेकर भाग गया, जिसकी वजह से अमर सिंह रोने लगे। तो देखो, दो अलग अलग बातें हैं। एक जगह यह कि महाराणा प्रताप की कोई पुत्री थी, इस प्रकार से रोने लगी, उसकी वजह से उनका हृदय विचलित हो गया। एक ये कि नहीं, पुत्री नहीं, उनके पुत्र अमर सिंह थे और वो रोने लगे, उसकी वजह से महाराणा प्रताप का हृदय विचलित हो गया। और फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे अकबर को कोई पत्र ऐसा लिखना चाहिए। दोनों बातों पर गौर करना। ये जो पुत्री वाली बात है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप की कोई पुत्री थी ही नहीं। तो कर्नल जेम्स टोड के मस्तिष्क की ये जो उपज है, ये कुछ ख्यातों को पढ़ने के बाद इस प्रकार से जेम्स टोड ने लिख डाला। इसके अलावा अगर हम अमर सिंह की बात करें तो आप विचार करना, अमर सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1559 में हुआ था, 1559 में।
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में हुआ। तो 1559 से 1576 की अगर हम बात करें तो इस समय तक कुंवर अमर सिंह की आयु 17 वर्ष थी, लगभग 17 वर्ष। तो आप विचार करना कि क्या कोई 17 वर्ष का बालक जिसके हाथ से कोई जंगली बिलाव अगर रोटी छीनकर लेकर भाग जाएगा तो क्या वो रोने लग जाएगा? 17 वर्ष का बालक। वो अमर सिंह जिन्होंने 1582 के दिवेर के युद्ध में, दिवेर का जो शाही थाना था, थाने का जो इंचार्ज था सुल्तान खान, उस सुल्तान खान को अपने भाले से मार गिराया था 1582 में। मतलब इस घटना के लगभग 5-6 वर्ष बाद वो भाला फेंका गया था और वो भाला सुल्तान खान के शरीर को पार करके जमीन में धंस गया था। तो ऐसा बालक, क्या जंगली बिलाव द्वारा उसके हाथों से अगर कोई रोटी छीन ली जाएगी तो क्या ऐसा बालक रोने लग जाएगा? इतिहास अलग होता है, कथा और कविताएं अलग होती हैं। महाराणा प्रताप के शासनकाल से संबंधित यह भ्रांति थी। और यहां पर जब मैं आया, इसके अलावा चित्तौड़ के फोर्ट में भी जब मैं गया, तो मैंने देखा कि इन बातों को बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता है कि महाराणा प्रताप ने इस प्रकार से संघर्ष किया, फिर पत्र भी लिखने की कोशिश की, जबकि यह सच्चाई नहीं है। महाराणा प्रताप को इस प्रकार से संघर्ष नहीं करना पड़ा था। उनके पास में अभी भी बहुत बड़ा क्षेत्र था। हल्दी घाटी के युद्ध का क्या परिणाम रहा इस पर तो हमने बात की, लेकिन बाद में जैसा 1577 में शाहबाज खां को भेजा गया था और शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था अप्रैल 1578 ईस्वी में। उसके बाद भी महाराणा प्रताप के पास में बहुत बड़ा क्षेत्र था। कुंभलगढ़ से लगाकर ऋषभदेव तक का पूरा 90 मील तक का इतना लंबा एरिया, सिरोही से लेकर देबारी तक का लगभग 70 मील चौड़ा एरिया, वो क्षेत्र जिसमें बहुत सारी बस्तियां, गांव आबाद थे, वो क्षेत्र जहां पर मवेशियों की कोई कमी नहीं थी, वो क्षेत्र जहां पर बहुत सारा अनाज उत्पन्न होता था, मक्का हो, चना हो, इसके अलावा और भी। आप विचार करो, इतना बड़ा क्षेत्र उनके पास में है, इतनी आबाद बस्तियां हैं, मवेशी हैं, अनाज हैं, तो क्या ऐसे में उनको इस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा होगा? क्या मजबूर होकर जंगली अनाज की रोटी बनानी पड़ी होगी? और यहां तक पढ़ने को मिलता है कि जो रोटी बनाते थे वो इतना कम अनाज होता था कि आधी रोटी सुबह खाते थे और आधी रोटी शाम को खाते थे। भोजन उपलब्ध नहीं था। आप कभी आओ, मेवाड़ में आओ, कितने प्राकृतिक संसाधन हैं। यहां फलों के वृक्ष की भी कोई कमी नहीं है, बहुत सारे फलों के वृक्ष हैं। तो ये केवल कल्पनाएं हैं। सच्चाई यह है कि महाराणा प्रताप को अपने शासनकाल के दौरान इस प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा और ना ही मुगल शासक अकबर को इस प्रकार का कभी उन्होंने कोई पत्र लिखा। पीछे बनी हुई विशाल प्रतिमा को देखने पर ऐसा लगता है जैसे महाराणा प्रताप भी असली हैं और चेतक भी असली है। चेतक के संबंध में हमको जानकारी कुछ सोर्सेज से मिलती है, जैसे एक तो राज प्रशस्ति, एक अमर काव्य वंशावली जो रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया था। मेवाड़ के शासक थे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के समय रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज प्रशस्ति लिखा गया था। उसी में हमको चिटुक मतलब चेतक के संबंध में जानकारी मिलती है। अभी पीछे जब प्रतिमा को मैं देख रहा हूं तो ऐसा आभास हो रहा है कि मानो महाराणा प्रताप चेतक को यह समझा रहे हो कि चेतक, मजबूती से डटे रहना, सामने शत्रु है, शत्रु को उखाड़ कर फेंकना है। यहां बहुत सारे बच्चे हैं जो महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक के स्मारक पर आए हुए हैं और ये बच्चे बड़ी ही उत्सुकता के साथ में अपने शिक्षकों, अपने गुरुजनों से
चेतक की जानकारी ले रहे थे। मैंने देखा इनको, और इनके गुरुजन भी बड़ी तत्परता के साथ में यहाँ का इतिहास इनको बता रहे थे। तो हम किसी बच्चे से बात करते हैं। और अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? निशा कोदिया फ्रॉम नागौर। अच्छा, कौन सी स्कूल से हैं बेटा? हम केजीबी हॉस्टल से, और हमारा गवर्नमेंट टूर है तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, तो ये बताओ गुरुजी ने चेतक के बारे में क्या बताया? ये पीछे ये क्या है, जानते हैं ये क्या है? ये चेतक स्मारक है। अच्छा, चेतक स्मारक है। हाँ। कौन था बेटा चेतक? चेतक सर एक घोड़ा था, ठीक है, तो वो ना महाराणा प्रताप को बचाने के लिए वहाँ पे हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, तो उसको वो वहाँ से यहाँ तक आया था और एक नाले को कूद के आया था अपने महाराणा प्रताप के बचाने के लिए। उनको बचाने के लिए उनका यहाँ पे बलिदान हो गया था। अच्छा, तो मतलब बच्ची को ये पता है कि महाराणा प्रताप के प्राणों को बचाने के लिए उनका जो घोड़ा था चेतक, या जिसको इतिहास में चिटुक भी लिखा जाता है, तो अपने स्वामी के प्राणों को बचाने के लिए उसने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। जय जय महाराणा प्रताप, जय जय मेवाड़।